अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके अनुष्का अपने घर आगरा आई थी, क्योंकि वहाँ उसके मम्मी पापा और उसकी प्यारी दादी रहती थी। वह ज़्यादातर अपनी दादी से मिलने ही आती थी, क्योंकि माँ बाप से उसका कुछ ज़्यादा खास लगाव नहीं था, क्योंकि माँ बाप तो अपने में ही मस्त रहते थे, जबकि दादी उससे बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ख्याल हमेशा से रखती थी। जब वह छोटी थी तब उसकी मम्मी अक्सर उसे छोड़कर इधर उधर चली जाया करती थी। तब दादा दादी ही उसे संभालते थे। उसके दादाजी की लगभग 1 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए इसी वजह से वह अपनी दादी से इतना प्यार करती थी। जब वह घर आई तो उसे दादी कहीं नहीं मिली। इस बात से वह बहुत बेचैन थी। पोती अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी उसे अपने पिता के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जिन्हें सुनकर चुपके से उस कमरे के पास पहुंची। लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि वहाँ तो उसके माता पिता दोनों में बहस हो रही है। बेटी की आहट पाकर दोनों चुप हो गए। क्या हुआ मम्मी पापा, आप दोनों क्या बहस कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? जाओ सो जाओ, तुम्हें तो सुबह ट्रेन पकड़नी है। अनुष्का अपने कमरे में जाकर बेड पर वापस लेट गई। अनुष्का डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका में ही हॉस्टल में रहती है। उसे अपनी दादी से बहुत प्यार है। माता पिता ने तो बचपन से ही बोर्डिंग में डाल दिया था। वह जब छुट्टियों में घर आती तो भी माता पिता उसे समय नहीं देते थे, पर दादा दादी उसे देखकर खुश हो जाते। उसे लगता कि मुझे छुट्टियों में अपने घर दादा दादी से मिलने जाना है। अनुष्का पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसने अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाकर सबसे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। वह डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि कैंसर के रोगियों का इलाज कर सके। उसके दादाजी कैंसर के कारण ही कई वर्ष पहले गुजर चुके थे। भारत में कैंसर के अच्छे डॉक्टर ना होने के कारण उन्हें विदेश जाकर इलाज कराना पड़ता, पर पैसों की कमी के चलते अनुष्का के माता पिता उन्हें विदेश नहीं ले जा सकते थे। दादाजी की मौत के बाद अनुष्का ने कसम खाई कि वह डॉक्टर बनकर रहेगी। उसने अपनी दादी से वादा किया था कि वह डॉक्टर बनेगी और बुजुर्गों का मुफ्त में कैंसर का इलाज करेगी। उसके दादाजी उसके नाम काफ़ी पैसा जमा करा गए थे। उन्होंने अपना इलाज कराने से मना कर दिया था ताकि उनकी पोती को भविष्य में पैसों की कमी न झेलने पड़ी। दादी के नाम भी उन्होंने काफ़ी ज़मीन जायदाद और नगद छोड़ा था। अब जब अनुष्का डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी तो आशीर्वाद लेने दादी के पास आई थी। उसके पेपर्स बहुत अच्छे गए थे और वह कैंसर पर रिसर्च के लिए क्वालिफाई भी हो गई थी। पर घर पहुंची तो पता चला कि दादी तो 4 धाम की यात्रा करने गई हैं। यह सुनकर वह दुखी हो गई और बोली, पर दादी 4 धाम की यात्रा करने क्यों चली गईं? उन्हें पता है कि हर गर्मी की छुट्टियों में मैं उनसे मिलने घर आती हूँ, और अगर जाना ही था तो कम से कम मुझे फ़ोन पर बता देती। बेटा, बूढ़े लोग बड़े जिद्दी होते हैं। हमने तो तुम्हारी दादी को बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। पूछो अपने पापा से। ऐसे जिद करने लगी कि पूछो ही मत। हम क्या करते, उनका टिकट करा दिया और धर्मशाला में बुकिंग भी करा दी। अच्छा, किस धर्मशाला में बुकिंग है? मैं वहीं जाकर उनसे मिल लूँगी और भगवान के दर्शन भी कर लूँगी। अनुष्का की माँ यह सुनकर जैसे डर गई। बेटा, हमने तो बद्रीनाथ में बुकिंग कराई थी, पर अब तक वह आगे बढ़ गई होंगी। तुम कहाँ उन्हें ढूंढोगी? तुम परेशान मत हो, बस अपनी रिसर्च पर ध्यान दो।
अभी तुम्हें अपना सपना पूरा करना है और दादाजी जैसे बुजुर्गों को मरने से बचाना है। पापा ने अनुष्का की पीठ ठोकते हुए कहा। यह तो हद है, दादी फ़ोन भी नहीं ले गई। अब मैं कैसे बात करूँगी उनसे। अरे हमें भी बाद में पता चला कि उनका फ़ोन तो घर पर ही छूट गया है। कोई बात नहीं, उन्हें हमारा नंबर याद है। जैसे ही वह हमसे कांटेक्ट करेंगी हम तुम्हारा नया नंबर उन्हें नोट करा देंगे और कह देंगे कि अपनी पोती से तुरंत बात कर लीजिए। अनुष्का की माँ ने उसे दुलार कर कहा तो वह मुस्कुराकर उनसे गले लग गई। पर बिना दादी के उसका मन घर में नहीं लगेगा। यही सोचकर उसने कहा कि अच्छा मम्मी, मेरे स्कूल की तरफ से एक टूर जंगल में जड़ी बूटियों का अध्ययन करने और जानवरों के जीवन को करीब से देखने के लिए जा रहा है। मैं तो दादी के चक्कर में उन्हें मना कर आई थी, पर अब दादी ही नहीं है तो मैं वह टूर ज्वाइन करने जा रही हूँ। हाँ हाँ ज़रूर, यह तो तुमने समझदारी की बात की। जाओ, ज़रूर जाओ। अनुष्का की दादी जी एक बहुत ही सरल स्वभाव की महिला थी। वह किसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। वह अपने काम से काम रखती थी, लेकिन जब से उनके पति की मृत्यु हुई तब से वह और ज़्यादा शांत हो गई। वह अधिकतर अपने ही घर में रहकर समय बिताया करती और लोगों से बहुत कम ही बातचीत किया करती थी। इस सब का कारण क्या था क्या नहीं, यह तो किसी को समझ नहीं आया। और फिर लोगों ने इसलिए भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह शुरू से ही लोगों से कम मतलब रखा करती थी। ऐसे में पति की मौत के बाद उनका एकदम से चुप हो जाना बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं थी। लोगों ने सोचा कि शायद अपनी पति के जाने का सदमा लगा है, इसके कारण यह ऐसी हो गई हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। इसके बारे में उन्हें पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं था। कभी कभार घर के बाहर अगर कोई कुछ बोल दे तो हाँ ना में जवाब दे देती थी। बस इस बारे में अनुष्का को भी अभी कुछ पता नहीं था। उसे भी दादी बदली बदली लग रही थी, पर उसे सच्चाई नहीं पता थी। दादी के बारे में सोचते हुए वह ट्रेन में चली जा रही थी। ठंडी हवा चेहरे पर उसके बाल को उड़ा रही थी, पर वह उन्हें हटा भी नहीं रही थी। बस यही सोच रही थी कि अचानक दादी क्यों चार धाम की यात्रा करने चली गई। बार बार फ़ोन पर मैसेज चेक करती कि कहीं मम्मी पापा ने दादी की कोई खबर तो नहीं भेजी, पर हर बार निराश हो जाती। आखिर वह अपने ग्रुप के पास पहुंची और सबके साथ जंगल में रिसर्च करने गई। वह लोग एक सप्ताह वहीं रहकर रिसर्च करने वाले थे। सारा दिन वह लोग जंगल में घूमते रहते, फिर रात में टेंट लगाकर वहीं सो गए। आधी रात को किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। कोई पुकार रहा है, अनुष्का ने अपनी सहेली प्रिया से कहा। यार, लग तो रहा है जैसे कोई मेरा ही नाम पुकार रहा है, पर इन घने जंगलों में कोई मुझे क्यों पुकारेगा। इस दुनिया में अकेले तेरा ही नाम अनुष्का नहीं है, हो सकता है किसी और को कोई पुकार रहा हो, दूसरी सहेली सीमा ने कहा। चाहे कोई भी हो, पर यह आवाज़ सुबह तो नहीं सुनाई दी, प्रिया ने कहा। सुबह हम सब हंसी ठिठोली कर रहे थे, शायद इसीलिए ना सुनाई दी हो। अब शांत माहौल में सुनाई दे रही है। चलो चलकर देखते हैं, अनुष्का ने कहा। मुझे तो डर लग रहा है, ऐसी रातों में आत्माएं भटकती हैं, कहीं वह कोई भूतनी हुई तो, सीमा ने डरते हुए कहा। इसकी सुनो, भूतों से डरती है और डॉक्टर बनने चली है। अरे फिर डेड बॉडी कैसे देख सकेगी अगर भूत से डरेगी। तो चल जल्दी चलकर देखते हैं। अनुष्का दोनों सहेलियों के साथ आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल में बनी एक कोठरी में पहुंची।
अरे जंगल के बीच में कोठरी कौन बनवाएगा? अनुष्का ने पूछा। यह लकड़ी की टेम्परेरी झोपड़ियाँ फॉरेस्ट ऑफिसर्स के ठहरने के लिए बनवाई जाती हैं और पुरानी हो जाती हैं तो उन्हें छोड़कर दूसरी जगह नई बना लेते हैं। मेरे पापा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं तो मैं जानती हूँ, सीमा ने कहा। तीनों सहेलियां झोपड़ी के पास पहुंची तो अंदर से आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अनुष्का, मेरी बच्ची, मेरी आवाज़ सुन, मैं यहाँ हूँ। मुझे पता है तू ज़रूर अपनी दादी को लेने आएगी। मेरी बच्ची, दरवाज़ा खोल, मैं तुझे देखना चाहती हूँ, गले लगाना चाहती हूँ। मुझे अपने साथ ले चल, मुझे तेरे माता पिता बहुत सताते हैं। अनुष्का, ओ अनुष्का, अरे यह तो मेरी दादी की आवाज़ है। अनुष्का ने दौड़कर झटके से दरवाज़ा खोला तो दरवाजे से सट कर बैठी एक बुढ़िया बाहर लुढ़क कर आ गई। दादी, तुम यहाँ कैसे पहुँची? अनुष्का दादी को पकड़कर रोने लगी, पर दादी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसका गाल छुआ और अचानक लुढ़क गईं। यह देखकर अनुष्का डर गई। उसकी सहेलियां भी परेशान हो उठी। उन्होंने जल्दी से उसकी दादी को प्राथमिक चिकित्सा करी, उनकी हार्ट बीट और सांसें चेक की। अनुष्का, यह रोने धोने का समय नहीं है, इन्हें कैंप में ले चल, वहाँ कुछ दवाइयाँ रखी हैं, यह बहुत कमज़ोर हैं, पता नहीं कितने दिनों से बिना खाए पिए इस कोठरी में बंद रही हैं, इन्हें तुरंत ग्लूकोज चढ़ाना होगा। प्रिया ने अनुष्का को समझाते हुए उसे दादी से अलग किया। तीनों सहेलियां उन्हें किसी तरह उठाकर कैंप में लेकर आईं। तुरंत ही उनका इलाज शुरू हो गया। सुबह तक उनकी तबीयत कुछ सुधर गई, पर होश नहीं आया था। उन्हें लेकर नज़दीकी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। अनुष्का दादी के सिराहने बैठी थी, तभी उसे उसकी माँ का कॉल आया। अनुष्का बेटा, बहुत बुरी खबर है, पहाड़ों पर लैंड स्लाइड होने से तुम्हारी दादी दबकर मर गई, कई यात्री घायल हैं, टीवी पर न्यूज़ आ रही है, तुम्हारी दादी की तो लाश भी नहीं मिली। मेरी बच्ची, तुझे बहुत दुख होगा, पर विधाता का लिखा कौन मिटा सकता है। उधर से माँ ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, ठीक कहती हो माँ, और वैसे भी दादी इतनी बूढ़ी हो गई थी, आज नहीं तो कल उन्हें मरना ही था। अच्छा हुआ तीर्थ स्थान पर मरी, किसी गंदी जगह पर नहीं मरी। अब तो वह स्वर्ग जाएंगी, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगी और तुम भी अपना ख्याल रखना। उसकी माँ यह सुनकर खुश होती हुई बोली, वाह मेरी बेटी तो बड़ी समझदार हो गई है। बेटा, कब घर आओगी? तुम्हें देखने को आंखें तरस गईं। दादी की 13वीं पर आऊँगी, अनुष्का ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, जरूर, तेरे पापा चाहते हैं कि तेरी दादी का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से हो। आज से 13वें दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा, तू जरूर आना। पोते पोतियों के खाने से दादा दादी का स्वर्ग में पेट भर जाता है। हाँ माँ, कम से कम स्वर्ग में कोई भूख से नहीं मरता। अनुष्का ने फ़ोन काट दिया और रोने लगी। आखिर उसकी दादी ने कभी अपना दुख उसे नहीं बताया। क्या वह इतनी पराई थी? कुछ दिनों के बाद दादी को होश आया। उनके हाथ पैरों पर चोट के कई निशान थे और सिर पर घाव थे, बालों के भीतर खून जमा हुआ था। उनके हाथ से अंगूठे पर इंक लगी थी, जैसे किसी ने अंगूठे का निशान लिया हो। अनुष्का की दादी अनपढ़ थी, पर सब बातों से साफ था कि उसके कोई जायदाद के कागज पर अंगूठा लगवा रहा था। पर जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके साथ मारपीट की गई। 2 दिन के बाद जब दादी को होश आया तो अपनी पोती को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी।
अनुष्का मेरी बच्ची, मैंने तुझे बहुत याद किया। जंगल में मुझे तेरी आवाज़ सुनाई दी थी। मैं तुझे पुकार रही थी पर तूने मुझे नहीं सुना। मैं बेहोश हो गई और रात के समय उठी तो फिर पुकारने लगी, तब जाकर तूने मुझे खोज लिया। मैं कितनी खुश हूँ, काश तू हमेशा मेरे साथ रहती। यह कहकर दादी रोने लगी। दादी, आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि मम्मी पापा आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं? क्या आपको अपनी पोती पर भरोसा नहीं था? नहीं बेटा, मुझे तो पता था कि तू मेरी एक पुकार पर भागी आएगी, पर मैं तेरी पढ़ाई खराब नहीं करना चाहती थी। तेरे दादाजी मरते मर गए पर तेरी शिक्षा के पैसों से अपना इलाज नहीं कराया। मुझे लगता था कि तेरी पढ़ाई खराब की तो उनका त्याग बेकार हो जाएगा। तेरे पापा मम्मी मुझे जायदाद उनके नाम करने के लिए प्रताड़ित करते थे। मुझे मारते पीटते थे, खाना नहीं देते थे और धमकी देते थे कि अगर अनुष्का को कुछ बताया तो बहुत बुरा होगा। मैं सोचती कि जैसे ही तेरी आखिरी परीक्षा समाप्त होगी तब तुझे सच्चाई बता दूंगी, पर तब तक मैं उनकी मार सह सहकर बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वह लोग कार में बिठाकर मुझे उसी जंगल के कोठरी में ले गए और वहाँ मुझे तरह तरह से प्रताड़ित किया और जबरन अंगूठे का निशान एक वसीयत पर ले लिया। मैं अपनी पूरी जायदाद तेरे नाम करना चाहती थी, जिसमें वह घर और गांव की ज़मीन थी, पर तेरी माँ कहती है कि अनुष्का के दादाजी उसके नाम का अकाउंट खुलवा कर गए हैं और उसमें इतना पैसा है कि अनुष्का की शिक्षा और शादी सब बहुत अच्छी तरह होगी। पैसों की ज़रूरत तो हमें है, वह जायदाद हमारे नाम कर दो। कल को अनुष्का की शादी होगी तो वह जायदाद उसकी होगी और उसका पति अगर गलत हुआ तो हमें घर से ही निकाल देगा। मैं जानती थी कि जिस दिन जायदाद उनके नाम लिख दी उसी दिन यह मुझे मार देंगे, क्योंकि मैं उन्हें बोझ लगती थी। मैं जीना भी नहीं चाहती थी, पर बेटा कम से कम तुझे डॉक्टर बने देख लूँ तब मरूं। दादी, तुम अभी मेरे बच्चों को भी डॉक्टर बनते देखोगी। मम्मी पापा को तो मैं सबक सिखाऊंगी, यह कैसे कर सकते हैं। थोड़े से पैसों के लिए अपनी माँ को भूखा प्यासा जंगल में कोई कैसे छोड़ सकता है। 13 दिनों तक दादी को हॉस्पिटल में रखा गया। अनुष्का खुद उनकी दवाई का ध्यान रखती थी। अब दादी के चेहरे पर चमक आ गई, वो स्वस्थ हो गईं। तब अनुष्का उन्हें लेकर उनकी ही 13वीं पर घर पहुंची तो देखा वहाँ बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया गया था। दादी की बड़ी सी तस्वीर पर माला चढ़ी थी और उसकी माँ वहाँ बैठी शोक मना रही थी। तभी पड़ोसी और रिश्तेदार उन्हें सांत्वना दे रहे थे। आगे बढ़कर अनुष्का ने तस्वीर की माला उतारकर अपनी माँ के सामने फेंक दी। अनुष्का, यह तुझे क्या हो गया है? अपनी मरी हुई दादी का अपमान कर रही है। तुझे तो उनसे बहुत प्रेम था। हाँ माँ, मुझे उनसे बहुत प्रेम था, इसलिए तो उनकी फ़ोटो से माला हटा रही हूँ। माला तो मरे हुए की फ़ोटो पर चढ़ती है, जिंदा लोगों की फ़ोटो पर नहीं। क्या मम्मी और पापा दोनों एक साथ बोले। हाँ माँ, मेरे टूर पर हम लोग एक हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चला कि लैंडस्लाइड से घायल लोगों को वहीं भर्ती किया गया था। वहाँ मुझे दादी मिल गई। वह थोड़ी घायल थी पर जिंदा थी। वह देखो, वह रही दादी। सामने से डरते डरते उसकी दादी ने घर में प्रवेश किया। अनुष्का के माता पिता का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। चलो भाई चलो, अब शोक व्यक्त करने की क्या ज़रूरत है। माँ जी तो जिंदा हैं, ऐसा कहकर सभी लोग वहाँ से जाने लगे। अनुष्का के मम्मी पापा की तो सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे हो गई थी।
दोनों आपस में फुसफुसाने लगे, कहीं माँ जी ने अनुष्का को सब कुछ बता तो नहीं दिया, लगता तो नहीं, वरना वह ज़रूर हमारे ऊपर नाराज़ होती। पर अब वह वसीयत बेकार हो गई, क्योंकि माँ जिंदा है तो नई वसीयत कर सकती है। अरे जी, कोई ऐसी वसीयत करा देते हैं कि बदली ही ना जा सके। मैं पागल हूँ? तुम्हें कानून ज़्यादा पता है, या मुझे जीते जी सिर्फ रजिस्ट्री करा कर ही हमेशा के लिए ज़मीन ले सकते हैं? और रजिस्ट्री मजिस्ट्रेट के सामने होती है। जहाँ माँ सच्चाई बता देती तो गड़बड़ हो जाती। वसीयत उनके मरने के बाद अपने आप ही सरकार द्वारा मान्य हो जाती है, अगर वकील उनकी नोटरी कर देता। पर जीते जी यह वसीयत मान्य नहीं है। अब पता नहीं क्या होगा। अरे पापा, मम्मी, क्या आप दादी के आने से खुश नहीं हैं? हाँ हाँ, हम बहुत खुश हैं। दौड़कर दोनों ने दादी के पैर छुए। मम्मी, अब तो हम सब फिर से साथ साथ हैं, और मेरी छुट्टियां भी चल रही हैं, रिसर्च भी हो चुकी है। चलिए कहीं घूमने चलते हैं। बेटा, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, उसके पापा ने कहा। पापा प्लीज़ चलिए ना, मैं खुद कार चलाकर ले चलूँगी, आप बस आराम से पीछे बैठिए। बेटे की जिद के आगे वह लोग झुक गए। रास्ते में उसने उन्हें पीने के लिए बढ़िया गर्म चाय दी थी, जिसे पीने के बाद उन्हें चक्कर आने लगा। अनुष्का उन्हें उसी जंगल के उसी कोठरी में लेकर गई, जिसे देखकर उसके माता पिता डर गए। यह तू कहाँ ले आई? वहीं जहाँ आपने मेरी दादी को भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर मेरा कैंप यहीं आसपास न लगाया गया होता तो आज दादी मर चुकी होती। बेटी, हमें माफ़ कर दो, हमारी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा था। हमें माँ जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर यह तो सोच कि यह सब हम तेरी भलाई के लिए कर रहे थे। हमारे बाद तुझे ही तो सब कुछ मिलने वाला था। मैंने आपसे कभी कहा कि मुझे पूरी जायदाद चाहिए? फिर आपको कैसे पता कि मुझे पैसे चाहिए? आज तक आपने मेरी शिक्षा पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, सब मेरे दादा जी की कमाई से खर्च हुआ। तो और माँ ने तो कभी मेरी परवरिश भी नहीं की, वह भी दादी ने की। आपको तो दोस्तों से बातें करने, मार्केट घूमने और किटी पार्टी से फुर्सत नहीं थी। अब अपनी दवा का स्वाद खुद चख कर देखिए। मैंने आपकी चाय में नींद की गोलियां डाली थी। अब आप इसी कोठरी में बंद रहकर वो अकेलापन, तकलीफ और लाचारी महसूस कीजिए जो मेरी दादी ने की होंगी। अरे यह वह देश है जहाँ प्रभु राम अपनी सौतेली माँ के कहने पर अपनी पत्नी सहित 14 वर्ष के वनवास पर चले गए थे, और पापा एक आप हैं जो सगी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। छी, तुम ठीक कहती हो बेटी, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे सगे माता पिता हैं। दोनों गिड़गिड़ाने लगे, पर अनुष्का ने एक ना सुनी और दोनों को बंद कर दिया। दवा के असर से वह दोनों नशे में थे और बेहोशी छा रही थी। वह अनुष्का का विरोध भी ना कर सके। फिर वह दादी के साथ घर वापस आ गई। उसकी दादी ने उसे बहुत मनाया, तब जाकर 3 दिन बाद अनुष्का उन्हें वापस घर ले आई। अनुष्का के माँ पापा जब घर आए तो उन्होंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। तब अनुष्का की दादी ने उन्हें माफ़ कर दिया। अब अनुष्का के माँ बाप के व्यवहार में बदलाव आ गया था। वह अपनी माँ का बहुत ख्याल रखने लगे थे, टाइम पर खाना पीना देती थी, उनके साथ घंटों बातें करती। यही तो चाहती थी अनुष्का की दादी। उनको और बुढ़ापे में क्या चाहिए होता है। तो दोस्तों, अनुष्का ने अपने माँ बाप को सबक सिखाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।